हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। यह इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का 10वां लेक्चर है और इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर होता है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल यानी कि इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है वो पढ़ेंगे और प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इंडिया एडॉप्ट्स द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इंडिया ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। और प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि नाम मात्र का जो है कार्यपालिका होता है। और प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री, वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि वास्तविक जो कार्यपालिका होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और इंडिया में जो है प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, मैंने बता ही दिया आपको। प्रेसिडेंट जो है नाम मात्र का कार्यपालिका होता है और कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाता है। पर उसके लिए एडवाइस कौन करता है, तो वो करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने में। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मतलब कि मंत्री परिषद, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि प्रेसिडेंट जो है वो क्यों नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो डिसीजन जो लेता है एग्जीक्यूटिव डिसीजन, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही लेता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को इसीलिए रियल एग्जीक्यूटिव कहा गया है, वास्तविक जो कार्यपालिका है वो प्राइम मिनिस्टर को इसलिए कहा गया है। आगे देखते हैं हम कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में जो है क्या डिफरेंस है, यानी कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मंत्री परिषद कहते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद के अंदर में कैबिनेट आता है। और कैबिनेट के अंदर जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होता है, और ये दोनों जो है कंबाइंड रूप से कैबिनेट इन्हें कहा जाता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, यानी कि राज्य मंत्री होते हैं। और राज्य मंत्री का क्या काम होता है, तो राज्य मंत्री का काम होता है असिस्ट करना, किसको, कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करना, इनका काम होता है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी होता है, यानी कि स्वतंत्र प्रभार। जो राज्य मंत्री को इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है वो अपना कार्य जो है वो इंडिपेंडेंट रूप से कर सकता है, लेकिन जो केवल मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज अगर उनको नहीं दिया गया है तो वो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। और एक उप मंत्री भी होता है, और उप मंत्री जो है वो किसे असिस्ट करते हैं, तो वो राज्य मंत्री को असिस्ट करते हैं। तो ये सारा जो है कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज और ये उप मंत्री, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, मतलब कि मंत्री परिषद बनाते हैं। और इस मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, तो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होता है। इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो कैबिनेट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर ही आता है। ठीक, आगे देखते हैं हम। कैबिनेट जो है ये जो स्मॉलर बॉडी दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच कंसिस्ट ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट सीनियर मिनिस्टर हु आर इन चार्ज ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट लाइक डिफेंस, फाइनेंस, होम एक्सेट्रा। मतलब कि कैबिनेट मंत्री जो है सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे कि रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं, और ये अपने विभाग संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। ये जो है अपने डिपार्टमेंट का जो डिसीजन होता है ये स्वयं लेते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, और इनको असिस्ट कौन करता है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इनको असिस्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर और हैव इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ ए मिनिस्ट्री। मैंने आपको बता ही दिया कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, और कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, तो वो अपना जो है कार्य एकदम स्वतंत्र रूप से करते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 74 क्या कहता है
कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट। मतलब कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। प्रेसिडेंट कोई भी जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेता है तो उसे एडवाइस कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है, और इसका जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 75 हम देखते हैं कि द पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। और अदर्स जो मिनिस्टर होते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है, तो उसको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देता है तो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस लेता है अदर्स मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। तो ये चीज इसको ध्यान रखिएगा। अगला आर्टिकल हम देखते हैं, आर्टिकल 75(1)(a। तो आर्टिकल 75(1)(a) क्या कहता है कि जितने भी मिनिस्टर्स होंगे मंत्री परिषद में इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्या है कि जो टोटल मेंबर्स हैं लोकसभा के उसका 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है वो। ये कहता है आर्टिकल 75(1)(a। मतलब कि प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मिला के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा के उसके। और ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 75(1)(a ये कब जोड़ा गया, तो ये 2003 में जोड़ा गया और ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। मतलब कि 91st संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया और इसमें यह बताया गया कि जो मंत्री परिषद का स्ट्रेंथ होगा वो 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा से एक्सीड नहीं करेगा। अगला आर्टिकल देखते हैं हम, आर्टिकल 75(2). तो आर्टिकल 75(2) क्या कहता है कि द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कोई भी मिनिस्टर अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है जब तक प्रेसिडेंट चाहे। तो ये कहता है आर्टिकल 75(2). आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं आर्टिकल 75(3) क्या कहता है। तो आर्टिकल 75(3) ये कहता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपुल दैट इज लोकसभा एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि जो मंत्री परिषद होगा वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा और व्यक्तिगत रूप से वो किसके प्रति जिम्मेवार रहेगा, उत्तरदायी रहेगा, तो वो प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी रहेगा इंडिविजुअली, मतलब व्यक्तिगत रूप से, और जो है सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि मंत्री परिषद। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ऑब्जेक्टिव इससे बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 75(4). तो आर्टिकल 75(4) क्या कहता है कि बिफोर ए मिनिस्टर इंटर अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सेक्रेसी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिस्टर्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है उसको उसके ऑफिस की ओथ कौन दिलाएगा, तो वो प्रेसिडेंट दिलाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये कहता है आर्टिकल 75(4). अगला आर्टिकल हम देखते हैं आर्टिकल 75(5). तो ये क्या कहता है कि ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी ए मिनिस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जो है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है फिर भी वो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको अपनी सदस्यता करनी होगी या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। और अगर वो अपनी सदस्यता नहीं कर पाए 6 महीने के अंदर तो क्या होगा, उनको अपने पद को छोड़ना होगा, यानी अपने पद से त्यागपत्र उन्हें देना होगा। तो समझ में आपको आ गया कि ये आर्टिकल क्या कहता है 75(5) कि अगर आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हैं तो भी आप प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन वो आपको जो है 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता लेनी है कोई भी हाउस का, या तो आप राज्यसभा का सदस्यता ले लें या तो लोकसभा का आप सदस्यता ले लें। और अगर आप नहीं ले पाए तो आपको पद जो है वो छोड़ना होगा। अगला आर्टिकल हम देखते हैं आर्टिकल 75(6). तो आर्टिकल 75(6) क्या कहता है कि द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर शैल बी सच एज पार्लियामेंट में डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द लॉ डिटरमाइन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सैलरी और अलाउंसेज मिलते हैं मिनिस्टर्स को वो कौन डिसाइड करता है, तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। तो इससे ये ऑब्जेक्टिव बनेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सैलरी और अलाउंसेज जो है मिनिस्टर्स का वो कौन डिसाइड करता है, तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ये आप ध्यान रखिएगा।
अगला आर्टिकल देखते हैं हम, आर्टिकल 78, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसमें क्या है, ड्यूटीज ऑफ पीएम, पीएम का क्या ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर का, उसके बारे में इसमें बताया गया है आर्टिकल 78 में। तो इस आर्टिकल में है कि टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रोपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि देश के प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन एवं विधायी मामलों में यानी कि लेजिस्लेशन और मंत्री परिषद के निर्णयों यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो डिसीजन है उसके संबंध में राष्ट्रपति को ये बताएंगे, कौन, प्राइम मिनिस्टर बताएंगे। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कब बताएंगे प्रेसिडेंट को इसके बारे में, जो डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन के बारे में, तो वो तब बताएंगे जब राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमें इनके बारे में बताएं, तब जो है प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को बताएंगे इन सब के बारे में, जब वो चाहेंगे तब। उसके बाद हम देखते हैं पीएम इज द लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो पीएम क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर एक लिंक है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो डिसीजन है वो कौन बताता है प्रेसिडेंट को, तो प्राइम मिनिस्टर बताता है। तो ये क्या हो गया, एक लिंक हो गया प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। उसके बाद देखते हैं हम पीएम इज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री। पीएम जो है देश का आधिकारिक प्रतिनिधि होता है, ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ सकता है कि हु इज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री, और ऑप्शन आपको दे देगा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या और कुछ दे देगा। तो सही आंसर इसका होगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है कंट्री का। उसके बाद हम देखते हैं पीएम इज द हेड ऑफ न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी, नीति आयोग, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन एंड नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल। तो जो प्रधानमंत्री होता है ये सभी चीजों का हेड होता है, ठीक। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हेड कौन होता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो सारे को एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो पहला है शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा है शुड कंप्लीट 30 इयर्स इफ ही इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा और 25 इयर्स ऑफ एज इफ ही इज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिसे प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है वो अगर राज्यसभा का मेंबर है तब उसका एज 30 इयर्स होना चाहिए, और अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो उसका जो है मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 25 इयर्स होना चाहिए। इसका ये कारण क्यों है, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि राज्यसभा मेंबर बनने के लिए भी एज कितना चाहिए, तो मिनिमम 30 इयर्स एज चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज आपको कितना चाहिए, तो 25 इयर्स चाहिए। तो अगर आपको वो याद है तो आप उससे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी अगर राज्यसभा का मेंबर है तो उसे 30 इयर्स मिनिमम चाहिए, और अगर लोकसभा का वो मेंबर है तो 25 इयर्स उसे मिनिमम चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं हु एक्ट्स एज द चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन जो है चीफ एडवाइजर होता है प्रेसिडेंट का। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जो होता है वो चीफ एडवाइजर होता है प्रेसिडेंट का, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन प्रेसिडेंट लेता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे लेता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसलिए जो है प्राइम मिनिस्टर चीफ एडवाइजर होता है प्रेसिडेंट का। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो पहला देखते हैं हम, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन एंड डेथ ऑफ पीएम द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो गोज आउट ऑफ ऑफिस। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, वो स्वयं ही विघटित हो जाती है, और अन्य मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। वो पूरा जो है लोकसभा क्या हो जाता है, भंग हो जाता है जब डेथ होता है प्राइम मिनिस्टर का या रेजिग्नेशन देता है, त्याग पत्र देता है प्राइम मिनिस्टर। तो अगला देखते हैं हम, जवाहरलाल नेहरू हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज पीएम। जवाहरलाल नेहरू का जो है सबसे लंबा टेन्योर रहा था एज ए प्राइम मिनिस्टर, और कितना रहा था, तो 16 इयर्स एंड 286 डेज जो है जवाहरलाल नेहरू एज ए प्राइम मिनिस्टर रहे थे।
और ये सबसे लंबा टेन्योर है एज ए प्राइम मिनिस्टर। अगला देखते हैं हम। इन 1996 वाजपेयी लेड हिज फर्स्ट गवर्नमेंट एट द सेंटर फॉर 13 डेज, द शॉर्टेस्ट इन द नेशंस हिस्ट्री। मतलब कि एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले जो हैं वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और ये 13 दिन के लिए ही जो है प्रधानमंत्री रहे थे। और ये जो है सबसे छोटा पीरियड है अपने इंडिया के हिस्ट्री में। उसके बाद हम देखते हैं चरण सिंह बिकम द कंट्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। चरण सिंह जो थे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पार्लियामेंट में कभी कदम नहीं रखा था। तो इसको आप ऐसे ध्यान रखिएगा, चरण सिंह की पार्लियामेंट में जो है इन्होंने कभी अपना चरण नहीं रखा था। तो इससे आपको ध्यान रहेगा ये। अगला देखते हैं हम। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू लूज कॉन्फिडेंस मोशन। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? तो वो थे वीपी सिंह, मतलब कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये जो थे ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो विश्वास मत में असफल हो गए थे। अगला देखते हैं हम। ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर। सबसे ज्यादा एज के प्राइम मिनिस्टर कौन रहे थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। और ये जो है 81 ईयर्स में जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे। और ये जो थे फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम थे, मतलब ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। और इससे पहले जितने भी पीएम बने थे वो सारे कांग्रेस पार्टी से ही बने थे, पर ये पहले नॉन कांग्रेस पीएम थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हम। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो थे 40 ईयर्स 72 डेज के थे। अगला देखते हैं हम। 3 प्राइम मिनिस्टर्स डाइड ड्यूरिंग ऑफिस। ऐसे 3 प्रधानमंत्री है जो ऑफिस के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। और कौन कौन से हैं? तो पहला है जवाहरलाल नेहरू, फिर है लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ये 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी मृत्यु उनके ऑफिस के दौरान हो गई थी। और ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के। लाल बहादुर शास्त्री सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के। और इंदिरा गांधी थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। तो ये जो है सीक्वेंस में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड थे। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम। नो डिप्टी पीएम पोस्ट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में डिप्टी पीएम का कोई पोस्ट जो है वो मेंशन नहीं है, मतलब उप प्रधानमंत्री का कोई भी पोस्ट मेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो पहले डिप्टी पीएम कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो थे जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट में जो है फर्स्ट डिप्टी पीएम थे। और लास्ट डिप्टी पीएम कौन बने थे? लास्ट उप प्रधानमंत्री तो वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। और ये जो थे वाजपेयी गवर्नमेंट में बने थे लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री। तो होप आपको प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर होता है। और डिफरेंट आर्टिकल्स जो हमने पढ़े उसको आप 1 से 2 बार रिवाइज कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।